हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे जा रही है आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए? अब कुछ ही दिन बचे हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं 15 फरवरी से। और क्लास 12 का पहला पेपर जो है वो 18 फेब को है। सो आप लोगों का इस चैनल में फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एसएसएन रीजन क्वेश्चन फॉर द क्लास 12th बायोलॉजी। And I hope कि these questions are very helpful for your examination. And if you have any queries or any doubt related to any questions in this video, you can write a comment. Comment box is open for you, all of you. तो आप कमेंट में मेंशन करिए अपनी डाउट्स को, मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई करूँ उसमें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। एमसीक्यू रहने वाले हैं जिसमें फिर 12 एमसीक्यू होंगे स्टार्टिंग के, और जो 4 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक का, वो होंगे क्या? एक्सेप्शन रीजन क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इंटेंस लैक्टेशन इन मदर्स एक्ट एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यू टू। इंटेंस लैक्टेशन मतलब ज़्यादा लैक्टेशन होना मदर में, वो एक्ट करता है कॉन्ट्रासेप्टिव का ड्यू टू। किसकी वजह से ऐसा होता है? ऑप्शन ए है सप्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन्स, ऑप्शन बी है हाइपर सेक्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन्स, ऑप्शन सी है सप्रेशन ऑफ द गैमेटिक ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी है सप्रेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इंटेंस की हम बात करें मतलब ज़्यादा सेक्रेशन की बात करें, हम लैक्टेशन ज़्यादा हो रहा है मदर्स में, वो एक्ट करा एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, तो ये किसकी वजह से हो सकता है भाई? गोनेडोट्रोपिन्स मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं दो, एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दोनों सेक्रेट कहाँ से होते हैं? ये होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जब इनका सेक्रेशन कम होगा, जब एफएसएच और एलएच का सेक्रेशन कम होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है अगर ये सप्रेस हो रहे हैं तो लैक्टेशन पीरियड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लैक्टेशन पीरियड कैसे बनता है? कौन सा हार्मोन रिलीज, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का ज़्यादा सेक्रेशन लैक्टेशन को ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और उस समय कौन से हार्मोन डिक्रीज रहेंगे या सप्रेस रहेंगे? वो रहेंगे कौन से? एफएसएच और एलएच। तो सप्रेस रहेंगे कौन से? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, हाइपर सेक्रेशन नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ये भी नहीं होगा। सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन तो तब होगा ना, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, जब वहाँ पे एग नहीं हुआ तो कहाँ से वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। एंड सप्रेशन ऑफ द गैमेट ट्रांसपोर्ट, गैमेट जब वहाँ पे बन ही नहीं रहे तो कहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होंगे? ठीक है, फीमेल में, मदर में। ठीक, तो लैक्टेशन ज़्यादा हो रहा है तो उस समय तो गैमेट की फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती, गैमेट ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकता है। तो क्यों ऐसा होगा? ज़्यादा सिक्रेशन, लैक्टेशन ज़्यादा हो रहा है, क्यों? ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, और उस समय कौन से हार्मोन जो होंगे सप्रेस रहेंगे? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सप्रेस रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए। A procedure that find us it in testing for genetic disorder but is also misused for female ferticide is। ठीक है, एक प्रोसीजर है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम वो प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, और इसका मिसयूज भी होता है फीमेल फर्टिसाइड में। ठीक है, तो इसका सीधे सीधा आंसर कौन हो जाएगा? अमीनियोसेंटेसिस। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द मिच्योर आरएनए इन यूकैरियोट। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि मिच्योर आरएनए में जो यूकैरियोटिक जो मिच्योर आरएनए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए। ठीक है, सॉरी, मिच्योर आरएनए को नहीं बोलते, मिच्योर से जो ये प्री मिच्योर आरएनए होता है उसको बोलते हैं हम एचएनआरएनए। अब एचएनआरएनए जो होता है उसमें दोनों होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक्सॉन भी होते हैं, और क्या होते हैं? एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, इंट्रॉन्स ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। और जो मिच्योर होता है उसमें क्या होता है ये बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। हाँ, करेक्ट क्या है इनमें से? करेक्ट अबाउट द मिच्योर आरएनए इन यूकैरियोट, तो ऑप्शन ए है एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मिच्योर आरएनए। एक्सॉन और इंट्रॉन नहीं, डू नॉट अपीयर, दोनों अपीयर नहीं, एक अपीयर होता है। कौन सा अपीयर होता है? एक्सॉन अपीयर होता है, इंट्रॉन अपीयर नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखो, एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मिच्योर आरएनए, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है वैसे? इंट्रॉन अपीयर बट एक्सॉन नहीं, ये नहीं होगा, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन अपीयर इन द नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव वन करेक्ट एग्जाम्पल ईच ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इनमें से जो आपको नीचे दिखा रखा है इनमें से कौन सा एक करेक्ट एग्जाम्पल होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला है आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ठीक है, ऑक्टोपस की आइज और मैमल की आइज कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है, बिल्कुल जी कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो यहाँ पे फिट बैठ रहा है ये वाला। डाइवर्जेंट इसके सामने क्या है? बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड वर्टिब्रेट्स, फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट, ये भी डाइवर्जेंट का एग्जांपल हो गया भाई, सही बैठ रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, थॉर्न ऑफ द बोगनवेलिया एंड द टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट जा रहा है। यहाँ बोन ऑफ फोर लिम्ब ये यहाँ नहीं आ रहा है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया ये भी ठीक बैठ रहा था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ठीक था। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, आइस ऑफ ऑक्टोपस, ये तो इधर आ गया कन्वर्जेंट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जा रहा है बेटा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जा रहा है। ठीक
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ, जो वैक्सीनेशन होता है क्या बेटा, वैक्सीन प्रोवाइड करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब वैक्सीन क्या होता है, सवाल आता है कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन हम लोग किसी पेशेंट को डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब देते हैं, बट इनएक्टिव फॉर्म में और लेस डोज में इनएक्टिव फॉर्म में पेशेंट को हम लोग देते हैं, उसको हम बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन एक्चुअल में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब ही होता है, बट कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है और लेस डोज में हम उसको देते हैं, जिससे कि जो पेशेंट होगा उस ऑर्गेनिज्म को, उसकी जो इम्यूनिटी, जो उसके सेल्स होंगे, जो आप कह सकते हो कि जो इम्यूनिटी वाले जो सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके इफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको समझते हैं, एंड देन उसके अगेंस्ट क्या बनाते हैं, उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी वाली जो सेल है वो एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, और उसको मेमोराइज करने का काम करते हैं कि इन फ्यूचर अगर उसका रियल एनकाउंटर होता है हमारी बॉडी में, तो हमारे पास उसके लिए पहले से ही इम्यूनिटी रहेगी या फिर एंटीबॉडीज़ रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ, वैक्सीनेशन की प्रॉपर्टी हम फ्यूचर के लिए करते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा ये ऑर्गेनिज्म रियल आता है हमारी बॉडी में, एनकाउंटर करता है, तो हमारी बॉडी उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही क्या रहेंगी, प्रिपेयर रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेमोरी, यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो, रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज कॉज्ड व्हेन, कब भी होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें देखो ऑप्शन आपको, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे 2 ठीक करेक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक देखो, lymphocyte became more active, body attacks self cells, and more antibody are produced in the body. The ability to differentiate pathogen or foreign molecule from self cell in इज़ लॉस्ट। ठीक है, तो देखो रिमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है क्या है बेटा, यहाँ पे जो हमारी सेल्स होती है वो अपनी ही सेल को क्या करने लगती हैं, डैमेज करने लगती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि किल करने लगती हैं, उन पे ही अटैक करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाती हमारी सेल्स, जो खुद की सेल्स होती है, जो बाहर का पैथोजन होता है उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट आ रहे हैं, एक तो बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स और दूसरा आ रहा है द एबिलिटी ऑफ द डिफ्रेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्फ सेल इज लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ किसमें, सेकंड ऑप्शन नंबर डी, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो कॉलम फर्स्ट को यहाँ पे कॉलम सेकंड से मैच करना है। यहाँ पे माइक्रोब्स दे रखे हैं कॉलम फर्स्ट पे, और कॉलम सेकंड में उनका क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंस दे रखा है कि उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसको मैच करना, और यहाँ पे फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उससे आपको मैच करके सेलेक्ट करना है कि राइट ऑप्शन जो होगा उसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें किसमें, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। सैक्रोमाइसिस सर्विसाई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग उसको बेकर यीस्ट भी बोलते हैं ना, बेकर यीस्ट बोलते हैं और ब्रेवर यीस्ट भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में जो यहाँ ऑप्शन में देखिए, प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, नहीं, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। और ये कहाँ से कौन इसको प्रोड्यूस करता है, ये करता है कौन सा, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम ऑप्शन सी है यहाँ पे, तो सी का तो फर्स्ट हो जाएगा सीधे सीधे। और सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, रैपनिंग ऑफ द स्विच नहीं होगा, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, हाँ ये होगा इसका क्वेश्चन। यहाँ पे ए का हो जाएगा कौन सा, थर्ड, और सी का हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए हो जाएगा। ठीक है, मोनस्कस परप्यूरियस स्टैटिन प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो मोनस्कस परप्यूरियस ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। लास्ट में कौन सा बचा, लास्ट में तो आप प्रोपियनी बैक्टीरियम सरमानी करके इसको आप लगा दो, किसमें, राइपनिंग स्विचेज, जो लार्ज होल क्रिएट करता है और उसके फ्लेवर में उसको फ्लेवर देने में भी हेल्प करता है, राइपनिंग ऑफ द स्विचेज। ठीक है, तो देखिए ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, ए का थर्ड, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा मोनस्कस परप्यूरियस, इसका हो जाएगा स्टैटिन, मतलब कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, तो फोर्थ, बी का फोर्थ, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट गिवन बिलो इज द sample of the portion of DNA strand giving the base sequence on the opposite strand, what is so special in it। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों स्ट्रैंड दे रखिए, DNA डबल स्ट्रैंडेड वो दिखा रखा है यहाँ पे, एक सेकंड, डबल स्ट्रैंडेड, एक मिनट बेटा थोड़ा सा, चलिए ठीक है, डबल स्टैंडर्ड दिखा रखा है यहाँ पे डीएनए। ठीक है, 5 प्राइम और 3 प्राइम, और यहाँ 3 प्राइम और 5 प्राइम, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, नहीं, डिलीशन म्यूटेशन नहीं, स्टार्ट कोडोन एट द 5 डैश लेवल एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो GAATTC और यहाँ से देखो GAATTC, ये क्या होता है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जो दोनों एंड से पढ़ने में क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। दोनों स्टैंड से, अपोजिट स्टैंड से, यहाँ से 5 प्राइम से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा GAATTC, और दूसरी स्टैंड के हम 5 प्राइम से यहाँ से पढ़ेंगे तो GAATTC, इसका क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो जाएगा।
एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया एक मलयालम करके, ठीक है। मलयालम एक वर्ड होता है, उसकी स्पेलिंग जो होती है आप स्टार्टिंग से पढ़ो या फिर एंड से पढ़ो, उसकी स्पेलिंग सेम ही रहेगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जांपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कसकटा इज एन एग्जांपल ऑफ, कसकटा किसका एग्जांपल है भाई, कसकटा यहाँ पे एग्जांपल किसका है, ये आपका कौन से चैप्टर से है, स्पीसीज इंटरेक्शन वाले चैप्टर से है। स्पीसीज इंटरेक्शन वाला चैप्टर कौन सा है आपका, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ओके। ठीक है, चलिए देखिए इसमें नेक्स्ट आप डाइवर्सिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वाले चैप्टर से, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, हाँ पॉपुलेशन इंटरेक्शन उसी से है, ठीक है, जहाँ पे स्पीसीज इंटरेक्शन करती है। तो कसकटा जो है एग्जांपल किसका है भाई, एक्टोपैरासाइटिज्म का एग्जांपल है। ये किसी होस्ट प्लांट में ग्रो करता है और वहाँ से अपने न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशंस। ये बेटा ये जो कसकटा वाला है ना, ये लास्ट वाले चैप्टर्स का से है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये वाला, कसकटा वाला, ठीक है, स्पीसीज इंटरेक्शन वाला, ठीक। वेट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस बाय इक्वेशन। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है इसमें से वो एनसीईआरटी में है इक्वेशन इसका, तो ये है डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन और के माइनस एन और के अपॉन के, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अब डी एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी को, और टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो के है वो केयरिंग कैपेसिटी को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक सिग्मॉइड कर्व बनता है यहाँ पे, वो एनसीईआरटी में भी देखा होगा आपने, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। इनिशियल ग्रोथ जो जाती है स्लो जाती है, फिर रैपिड जाती है, फिर एक क्या जाता है, एक इसमें स्टेशेशन फेज में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, स्टेशेशन फेज, ये हो जाएगा लॉग फेज, ये हो जाएगा लैग फेज, ठीक। ये थोड़ा रैपिड रहता है, ये थोड़ा स्लो रहता है, ठीक हो गया। तो इसका ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है वो क्या कौन सा है, डी एन अपॉन डी टी मीन्स इज इक्वल टू आर एन और के माइनस एन अपॉन के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम इकोसिस्टम बिकॉज इकोसिस्टम प्रोवाइड्स, ह्यूमन को बेनिफिट होते हैं कहाँ से, इकोसिस्टम से, क्योंकि इकोसिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, बफर फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लीन वाटर सप्लाई, क्लाइमेट मॉडरेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर कट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द XC2 कंजर्वेशन मेथड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। एक इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है भाई, एक मेथड है XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन का होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके हम उसको क्या एक आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्शन करते हैं, कंजर्व करते हैं उसको, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसके एग्जांपल नहीं है, ये किसके एग्जांपल हैं, ये होते हैं इन सिटू के एग्जांपल, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लोग स्पीसीज के जो गैमेट्स होते हैं उनको रखते हैं हम कहाँ, किसमें, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। उसमें हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। नाउ एसर्शन और रीजन क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक 4 एसर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए पेरिस्पर्मिक सीड पोजेस द persistent न्यूसेलस, ठीक है। पेरिस्पर्मिक जो सीड होते हैं वो पोजेस करते हैं persistent न्यूसेलस। तो न्यूसेलस का जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है वो पेरिस्पर्म कहा जाता है, पेरिस्पर्मिक सीड में हमें पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट रीजन का स्टेटमेंट क्या बोला, इन पेरिस्पर्मिक सीड न्यूसेलस इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बोला था कि जो न्यूसेलस है वो रिमेन रह जाता है और उसी वही क्या फॉर्म करता है, पेरिस्पर्म फॉर्म करता है, और इसी को हम पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं, ठीक है। वो एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखा है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर मेंडेलियन और क्रोमोसोमल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, ठीक है। ये कह रहा है कि सारे के सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। नहीं, ये हम लोग देखो अगर वो पहले से कंटिन्यू होती हुई आ रही हो तो ठीक है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं ना जो उसी में आते हैं, मतलब एक जनरेशन में ही आते हैं, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, गैमेट का जब फ्यूजन होता है ना, वहाँ पे जो चेंजेस आता है, तो पेरेंट्स तो नॉर्मल थे लेकिन बच्चे में एक जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, कैसा आ गया, क्योंकि वहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होगा उसमें कुछ एरर आ गया, उसमें आप कह सकते हो कि म्यूटेशन हो गया, तो उस कंडीशन में जो चेंजेस आएंगे वो उनके ऑफस्प्रिंग में आएंगे, ना कि पेरेंट्स में आएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, अगर ये रॉन्ग होगा तो ऑप्शन सीधे कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ठीक है। चलिए वैसे हम इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ लीजिए, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टेम सेल जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल होते हैं जो फाउंड होते हैं कहाँ पे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है, डिफरेंट उसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं ऐसे सेल्स होते हैं जो इन ऑर्गन सिस्टम को बनाने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दे आर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम एम्बिलिकल कॉर्ड
ब्लड जस्ट आफ्टर बर्थ नहीं बेटा, स्टेम सेल तो आपको मैच्योर ऑर्गेनिज्म में भी मिलते हैं, ठीक है, जो आफ्टर जो कोई बेबी होगा आफ्टर बर्थ उसको किसी भी स्टेज में आपको स्टेम सेल आपको देखने को मिल जाएंगे। ओनली फ्रॉम एम्बिलिकल कॉर्ड लिखा है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, सॉरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फूड चेन देन मेंबर ऑफ द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल आर फ्यूअर, ठीक है, कि जो एक फूड चेन है उसमें जो मेंबर्स होंगे आगे आगे आने वाले ट्रॉपिक लेवल के वो कम हो, ठीक है, कम होनी चाहिए या फिर कम है, ठीक, ये ठीक है, जितने कम होंगे उतना एनर्जी उसको पहुंचेगी, लास्ट तक पहुंचेगी, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी ट्रॉपिक लेवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच सर्व एज फूड एट द लोअर लेवल। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हर एक टॉपिक लेवल पे वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच सर्व एज अ फूड एट द लोअर लेवल, जो लोअर लेवल में फूड को सर्व करते हैं, कह रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो देखो इंडिपेंडेंट तो नहीं होते हैं किसी भी टॉपिक लेवल में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 का स्टेटमेंट ए वाला करेक्ट है और रीजन इसका रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे एसएसएन रीजन क्वेश्चन और एमसीक्यू जो अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस करे। इससे आपको काफ़ी कुछ रिवाइज भी हो रहा होगा और एक हेल्प मिल रही होगी कि आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वो किस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कुछ इससे हेल्प मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट यहाँ पे आप लिखिए और लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में जो भी क्लास 10th और 12th में अभी बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है या देगा आगे चल के, तो आप उनके साथ में शेयर करिए वीडियो को। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।